नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो फिलहाल मैं रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा चल रही है उसी को नज़र में रखते हुए मैं यह सेशन तैयार कर रहा हूँ। और इस वीडियो में टोटल 25 सवाल मैंने रखे हैं जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। मतलब ये समझो कि ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं और मैंने अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं जो कॉन्सेप्ट बार बार यूज होते हैं पेपर में। तो आप इसको देखकर अपने परीक्षा की तैयारी में चाद चार लगा सकते हैं। चार चाद और लगा के अपने एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। तो बस करना क्या है, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, आप सोच रहे होगे यार क्या ये पढ़ा रहा है, ये कौन है जिसको मैं देखूं। तो एक बार आप भरोसा करके मेरे पे देखो इस वीडियो को। सच में मैं इतना ही कह सकता हूँ ना, आप एक बार भरोसा करके इस वीडियो को पूरा देखो। आपको समझ में आएगा कि कितना, मतलब आपका एकदम मजा आ जाएगा, है ना। और मैं क्या अपनी बड़ाई खुद से करूँ, है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉपी और पेन ले लो और साथ में खुद से एक बार सवाल को पहले अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद देखते चलेंगे। और हाँ, वीडियो के दौरान हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते चलेंगे जिससे आपके परीक्षा में हेल्प होगी। ठीक है ना। तो चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम की कमी है और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी सिलसिले में हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर महोदय पेश करते हैं। चलिए, लगाइए अपने से एक बार। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने लगा लिया होगा सवाल को। अब हम देखते हैं। बोल रहा है कि ये हमारा सवाल दिया है, 171 गुण 172 गुण 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारा 171 है और गुण 172 गुण 173, इसको अगर हम 17 से ऐसे भाग दे दे, भाग देने का मतलब क्या होता है, बटे में करना 17 को। तो हमें बताना है कि कितना शेषफल बचेगा। तो यार देखो, तुम एक ही को सब में भाग दो तो हमको पता है कि 17 दहा में 170 बार में पूरा कट जाता है। कितने, 17 दहा में 170, ये तो पता होगा ना। तो जब 10 बार में कट गया तो इसमें कितना शेषफल बचा, इसमें बचा हमारा 1, और इसमें कितना बचा 2, और इसमें कितने बचा 3 बचा। तो अब इनका बीच में अब गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो गुणा कर दो, 1 गुणे 2 गुणे 3, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 कम 6, तो 6 आ गया। यानी 6/17। कहने का मतलब यह है कि हमारा लास्ट में शेषफल 6 बचा है इनको काटने पर। लेकिन अगर शेषफल 6 बचा है तो जब आप 17 से फिर भाग देंगे तो ये 6 तो कटेगा नहीं, मतलब फिर 6 वही शेषफल बचा है। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। यानी डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हमारा यह सवाल लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, क्योंकि हमारे पास अभी 25 सवाल है, हमारा पहला सवाल था। तो बचे 24। अब आपको अगला सवाल बताना है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखो भिन्न इसमें क्या दे रखा है, 5/7, 9/14, 16/21, 29/42। देखो यार, इसमें भिन्न रैंडम दे रखी है। तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, जब भी ऐसा कई सवाल आए तो भिन्न जो होती है, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5/8, तो ऊपर क्या होता है, इसको अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। तो जब कभी भी अगर अंश बढ़ेगा, मतलब अंश का मान अगर बढ़ेगा, जैसे अगर अंश को मैं बढ़ाता हूं तो भिन्न का मान बढ़ेगा। और जो हर नीचे वाला होता है, अगर इसका मान बढ़ेगा तो भिन्न का मान छोटा हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको कर लेना है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, 5/7। दूसरा क्या है, 9/14, 16/21, 29/42। अब आपको बताना है इसमें से कौन सबसे बड़ी है। तो एक तो काम यह करो ना, कि जो 5/7 है, देखो भिन्न का मतलब होता है ना कि जो ऊपर लिखा है उसमें नीचे वाले से भाग देना। मतलब जो 5 लिखा है ना, ऊपर अंश में हर से भाग देना। हर भिन्न का मतलब यही होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो नीचे लिखा है उससे ऊपर वाले में भाग देना। मतलब ऊपर वाले को बीच में रखना है और नीचे वाले को यहाँ पे रखकर भाग दे देना है। सब में यही का मतलब होता है।
और जितना यहाँ पे भागफल आएगा यहाँ पे कुछ आएगा ना, जो आएगा वहीं पे उसको बराबर करके लिख देना है। तो ऐसे सबके सबका एक एक करके निकाल लो, फिर चेक कर लो कि कौन सबसे बड़ी है, क्योंकि दशमलव वाला चेक करना हमको आसान होगा। ठीक। या तो अगर आप नहीं करना चाहते हो चेक, तो ये देखो 7, 14, 21, 42 ये सारा सेम लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इन अगर देखो दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, या तो ऐसे चेक कर लो या तो ऐसे, दोनों जैसे तुमको आसान लगे। मेरे को तो ये आसान लग रहा है कि ऐसे भाग देकर देख लूं मैं। या तो दूसरा तरीका यह है कि इनका एलसीएम ले लो, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आएगा, क्योंकि सब तो 42, 7, 14 सब कट जाएंगे, 42 आएगा एलसीएम। तो उसमें नीचे वाले से भाग देना है, 7 में 42 से भाग देंगे तो 6 आएगा, मतलब 6। और उस 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब गुणे 6 ऊपर गुणे 6 नीचे। उसी प्रकार इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 14 या 42। आ रही बात समझ ना, मतलब 7, 14, 21, 42 का इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 42, 42 ही आएगा। आप निकाल कर देख लेना अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है। तो इसके बाद इस जो हर है नीचे उससे 42 को भाग देना है। तो 42 को भाग देंगे तो इसमें देंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर नीचे 3, 3 से गुणा कर देना है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कितना करेंगे, 2 बार भाग जाएगा तो 2 से, और इसे कितना हो जाएगा, इसमें एक 42 में एक ही भाग जाएगा तो कोई गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, 42 का एक बार भाग जाएगा, एक से गुणा करने क्या फायदा, वही चीज आ जाएगी। ठीक है ना। तो इससे आप देख लो। अब ये देखो 5 चक्का 30, ये कितना 30/42, ये 9 3 27, 14 3 42, ये कितना हो गया 16 दूना 32/42, ये कितना हो गया 29/42। अब देख लो नीचे का जो हर हमारा सेम हो गया, हर सेम हो गया। तो जब ऊपर वाला हम चेक करेंगे, जब हर सेम हो जाएगा नीचे का, तो ऊपर वाला देख लेंगे, जो बड़ा होगा वही बड़ा, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। जो अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगर ऊपर वाला सेम हो जाता है ऊपर वाला चीज, तो हम नीचे वाला देखते हैं, जिसका जिसका हार अगर बड़ा होता है तो भिन्न सबसे छोटी होती, मैंने पहले ही बताया है। तो बड़ी भिन्न के लिए अंश क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। जब हार हमारा क्या सेम है, तो सबसे बड़ा कौन है, हम देख रहे हैं सबसे बड़ा यह वाला 32 वाला ऊपर सबसे बड़ा है, नीचे तो सेम, नीचे कोई देखना नहीं। तो 32 वाला कौन सी भिन्न थी हमारी, 16/21, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी वाला। ठीक है। अब जैसे तुमको आसान लगे, या तो ऐसे भाग वाला देख कर देख लो, वो आसान है, या तो ऐसे देखकर देख लो, ये भी आसान है, जैसे कंफर्टेबल हो। अगला सवाल देखो, बोल रहा है कि 6 + 2√, 6 + 2√3, फिर क्या बोल रहा है, 6 - 2 / 3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं 5 का वर्गमूल निकालो, तो 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करड़ी में ला देंगे। 6 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ऐसे करड़ी में ला देंगे। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसको करड़ी में ला देंगे। इसी का इसका मतलब यही ना होता है। तो इसको हमको निकालना है, और वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको करड़ी में ला देंगे भाई, इसको भी, जब इसका वर्गमूल पूछ रहा है, बस। ठीक है, सिंपल है। तो एक बार क्या करते हैं ना, ये देखो कि ये हमारा 6a + b के रूप में लिखा है, और ये किसके रूप में लिखा है, a - b के रूप में। ये तो समझ में आ रहा है ना कि a की जगह 6 है और b की जगह 2 कड़ी में 3 है, मतलब बार बार के प्लस माइनस का फेर है। तो हमको पता है एक फार्मूला होता है, a + b कोष्टक में a - b का फार्मूला होता है a² - b²। मतलब a की जगह जो रखा है उसको रख दो, b की जगह जो रखा है उसको सॉल्व कर दो। तो कुछ नहीं करते, सॉल्व करते हैं। करड़ी में तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वर्गमूल पूछा है। तो a² यहाँ पे हो जाएगा ना, तो a की जगह कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इसको बना देते हैं 2√3, क्योंकि बड़ा है थोड़ा, तो ऐसे लिख देते हैं, b का स्क्वायर कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यार, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 6 का गुणा 2 बार, तो 6 का 36, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 दूना 4, फिर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा। जब भी कभी ऐसे मान लो √5 लिखा है ना, अगर इसका स्क्वायर कभी ऐसे आ जाए, तो मतलब केवल इसको हटा दो, अंडर रूट को हटा दो, 5, केवल 5 आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब इसका करेंगे, तो यहाँ से 2 का 4 आ गया, और √3 का क्या हो जाएगा 3,
तो इसके बीच में गुणा होता है, 4 गुणे 3 तो कितना आ जाए 12, ये हो जाएगा 12 और ऊपर क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो आप घटा के देख लेंगे 36 से 12 कितना बचेगा 24, 24 बचेगा ना। तो 24 हमारा आंसर नहीं है, कड़ी में 24 यहाँ पे कह दिया नहीं है, लेकिन इसको क्या करेंगे 24 को हम गुणनखंड कर देंगे ऐसे। तो हमको पता है गुणनखंड करने पर 2 2 12 2 6, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करते हैं। तो हम लिख यहाँ पे 6 कम 6, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 24 को भाई अगर यहाँ पे लिखना हो तो मैं बताता हूँ, कड़ी में 24 को लिखते हैं, कड़ी में तो ऐसे रह देंगे 24 का जो हम क्या लिख देंगे जो यहाँ पे आया है 2 गुणे 6 यानी 2 गुणे 6। तो कितना आ गया देखो, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो अगर कोई दो संख्या एक जैसी हो तो उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ की 2 बार है, तो एक बार 2 हमारा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी 2, ये 2 का काम खत्म बाहर आ गया। अंदर अंदर क्या बच गया 6, और हम देख रहे हैं कि जो हमारा 6 है वो एक ही बार है। तो जब कोई चीज कई बार होती है तो उसको उसी में रहने देते हैं, तो बाहर नहीं आ पाएगी, है ना। जब 2 बार होगी तभी आएगी। तो 2 अंडर रूट 6 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा कह दिया है तो हम देख रहे हैं कि पहला 12 फिर 24 फिर अंडर रूट, ये वाला आंसर होगा डी वाला। आई बात समझ में। देखो मुझको बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है तो आप खट दे रखोगे ए प्लस बी का ए माइनस बी का इसका माइनस बी स्क्वायर, वहां से आपको खट दे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आगे बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है महोदय जी, बोल रहा है यदि 2 के पावर x गुणे 4 के पावर 12 गुणे 8 के पावर 3 बराबर 16 के पावर 11 तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको एक बार खुद से ट्राई करो। तो 2 के पावर x गुणे 4 के पावर 12 गुणे 8 के पावर 3 बराबर 16 के घाते 11, तो x का मान बताना है, x का मान। तो देखो क्या करेंगे, हमको दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब ऐसा सवाल आता है तो हम आधार को बराबर कर लेंगे तो ऊपर जो हमारा क्या है घात भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 2 के पावर x है, यहाँ पे 4 के पावर, ये सब अलग अलग संख्या है, मतलब 2 है 4 है 8 है 16 है। तो हम क्या करते हैं सबको 2 के रूप में बनाते हैं। तो ये तो 2 के रूप में है ही, इसको ऐसे छोड़ देंगे 2 के घाते x गुणे, इसको लिखेंगे 4 को तो 2 के घाते 2 हो जाएगा, इसके पूरा के घाते 12 गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के घाते 3, इसके पूरा के घाते 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के घाते 4, 16 को 2 के घाते 4 मतलब 2 गुणे 2 4 बार, तो 16 आ जाता है, और ये 11। अब देखो 2 के घाते x ऐसे रहेगा गुणे, अब जो हमारा घात अगर ऐसे ऊपर कोष्टक में यहाँ लिखा हो उसके ऊपर घात हो और उस कोष्टक के लगाने के उससे ऊपर घात हो, मतलब एक घात तो यहाँ पे लिखा है और कोष्टक लगाकर दूसरी घात है, तो इन दोनों का घातों का आपस में गुणा हो जाता है। आधार तो सेम रहेगा, इनका गुणा हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर गुणे, फिर इसी प्रकार यहाँ पे 3 त्रिके 9, इसी प्रकार यहाँ पे 2 4 का 11 में गुणा हो जाएगा 44। अब देखो यहाँ पे सारा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब हर जगह 2 है। तो जब भी घात सेम, अरे क्या बोलते आधार सेम है तो घात जुड़ जाती है ना। तो घात जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2, ये सब घात जुड़ेंगे तो x तो x प्लस 24 प्लस 9, 24 9 कितना हो जाएगा 33, तो 2 के घाते x प्लस 33 हो जाएगा बराबर, इधर कितना है 2 के घाते 44। अब देखो जब यहाँ पे भी आधार बराबर हो गया और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो क्या करेंगे घात को आपस में बराबर कर देंगे, मतलब इसकी घात लेंगे x प्लस 33 बराबर इसकी घात 44। अब देखो यहाँ से मान निकाल लो, x बराबर कितना आ जाएगा 33 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बी वाला 11। इस प्रकार हमारा आंसर बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमारा काफी अच्छी रिवीजन हो गया। अब देखो अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 ऐसे कुछ दिया है, बोल रहा है कल लघुत्तम समापवर्तन निकाली, मतलब एलसीएम पूछ रहा है। ये हमारा घात में जो दिया है, मतलब यहाँ तक 1 है फिर यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 1 है, 3 हमको दिया है, 3 संख्या एक तरह से समझो, इनका हमें एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो मैं साथ में दोनों चीज बता दे रहा हूँ, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। जब भी इसे घात वाला सवाल में एलसीएम पूछे तो क्या करते हैं
कि जब भी एलसीएम पूछे तो तीनों में देखना जो भी संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, लेकिन 3 नहीं दिया है। इसमें देखो 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। तो जब भी ऐसे कोई संख्या दे, ऐसे करके, चाहे कोई सब में कोई कॉमन हो या ना हो, जैसे दो यहाँ पे 3 नहीं है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है कि जो संख्या दी गई, जैसे 2 है ना, तो सब में खोजना है कि 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है। उस संख्या को यहाँ पे लिख देना है पहले, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, फिर चेक करना है कि 2 खत्म हो गया। जैसे मैं करके बताता हूँ, इसमें देखो 2 की घाते 3 है जो सबसे बड़ी है, इसमें देखो 2 की घाते 2 है, इसमें 3 की घाते 3 है, 2 की घाते 2 है ही नहीं। तो 2 की घाते सबसे बड़ी कौन है? 2 की घाते 3 की 2 की घाते 2। तो 2 की घाते 3 हमारी सबसे बड़ी है, तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात को लिखते हैं। तो 2 की घाते 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे यानी गुणा का, फिर देखेंगे 3 का ढूंढेंगे कि 3 की सबसे बड़ी घात कौन है। यहाँ पे देखो 3 की घाते 2 सबसे बड़ी है, इसमें तो है ही नहीं 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 की घाते 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन है? 3 की घाते 3 वाली। तो 3 इसको लिख देंगे। अब कौन संख्या बची? 5 बची। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर 5 का सबसे बड़ी घात ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ इस वाले में संख्या में 5 की घात 1 है, मतलब 1 है ना, यहाँ पे कोई नहीं है तो। और इसमें कितना है? 2 है। इसमें कितना? इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमको ढूंढना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी। तो सबसे बड़ी घात 2 है 5 की, तो वही बड़ी घात यहाँ पे लिख देंगे, 5 की घाते 2। ठीक है, 5 वाला काम सलटा गया। और कौन सी संख्या तुम्हें दिख रही है? 7 दिख रहा है। यहाँ पे देखो 7 की घाते 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ी कौन सी होगी? 2 वाली, 7 की घाते 2। तो जितने भी संख्या दी गई है उनकी सबसे बड़ी घातों का ही जो हमारा गुणा होगा वही एलसीएम होता है। जब भी ऐसा घात वाला दे, पावर में जब भी सवाल आए, तो मिला कौन सा आंसर है? एलसीएम पूछा था ना। 2 के घाते 3 पहला देख मिलाते हैं, 2 के घाते 3 गुणे 3 घाते 3, 5 के घाते 2, 7 के घाते 2। पहला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है ना। अब तुमको एचसीएफ यानी मसा भी बता देते हैं। मसा इसको बोलते हैं लसा, लघुत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं मसा, महत्तम समापवर्तक। इसको भी बता देते हैं। जैसे इसमें हमने खोजा कि सबसे बड़ी घात कौन सी। ठीक है, हमको मैटर नहीं करता कि वो संख्या सब में है कि नहीं, लेकिन मौसा निकालने के लिए हमको क्या करना है? देखना है कि वो संख्या, जितनी संख्या दी गई, जैसे 3 यहाँ पे दी नहीं, 1 2 3, 3 संख्या दी गई, तो हमको सब में चेक करना है कि वो सब में होनी चाहिए, तभी उसको कॉमन लेंगे। और सबसे छोटी घात कॉमन लेंगे। तो चेक करते हैं, 2 2 वाला चेक करते हैं। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो हम 2 2 के घात वाली कॉमन ही नहीं लेंगे। हालांकि 2 की सबसे छोटी घात कॉमन लेना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 की इसमें घात है ही नहीं, तो उसको कॉमन नहीं लेंगे। अब देखते हैं 3 वाला ढूंढते हैं। तो 3 तो इसमें 3 की घात वाली संख्या इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो एक में भी नहीं पाई जाएगी, तो उसको हम मौसम में काउंट नहीं करते हैं। तो ये भी काम खत्म, 3 वाला भी। 5 का चेक करते हैं। तो देखो 5 का इसमें है 1 घात, इसमें 2 घात, इसमें भी 2 घात है, तो छोटी घात कौन सी हुई? 1 वाली, तो केवल 5 लिख देंगे। ठीक, फिर गुणा का चिन्ह देखते हैं और भी कोई अगर हो तो। फिर 7 बचा हमारा, जो 7 वाली संख्या है, तो इसमें तो 7 है ही नहीं पहले वाले में। तो जब 7 पहले में ही नहीं है तो आगे रहकर भी क्या करेगी? तो मतलब केवल 5 हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ इसका 5 हो जाएगा केवल। समझ में आया? तो एचसीएफ के लिए तीनों में काम होना चाहिए, वो संख्या तीनों में होनी चाहिए, जितने भी ऐसे गुणनखंड दिया सब में होने चाहिए, और सब में उसमें सबसे छोटी घात लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और एलसीएम में हम क्या देखेंगे? कॉमन हो या ना हो, सबके सबसे बड़ी घात लेते हैं, हर 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 गुणनखंड की, हर संख्या की। आगे बात समझ में? आपको समझ में आ गया होगा है? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो चलो अगला सवाल लेते हैं अपना। ये हमारा हो गया ना। अगला सवाल, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। ठीक, 15,625। ठीक है, ये 2 क्रमागत वर्षों में, क्रमागत वर्षों मतलब लगातार वर्षों में, मतलब पहले साल दूसरे साल 8% और 12% बढ़ती है। ठीक है, पहले 8% बढ़ती है, फिर 12%, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल कितनी जनसंख्या होगी? देखो, जब भी ऐसा सवाल देना कि पहले वर्ष में दिया और लास्ट में पूछ रहा है, तो पहले उसका पहला का लिख लो गुणे,
जैसे घटाता जा रहा है तो 100 में जोड़ते चलो, अगर बढ़ा रहा है तो 100 में जोड़ दो, घट रहा है तो 100 से घटा दो, और बटा 100 करके लिखते चलो, मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह लगाकर। तो पहले 8% घट बढ़ रहा है ना, तो 100 में 8 जोड़ो, कितना आ गया 108। तो 108 बटा के 100, फिर गुणा का चिन्ह, फिर क्या कर रहा है 12% बढ़ा रहा है, तो 112 बटा 100। फिर क्या कर रहा है 22% तीसरी बार में घट जा रहा है, तो तीसरी बार 22% घट जाएगा, कितना बचेगा 100 में से 22 घटाओ 78, 78 बटा के 100। अब बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा, जो भी हमारा पे वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो इसको तुम सॉल्व जैसे कर सकते हो भाई, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा सवाल इसने दिया है कैलकुलेशन वाला। ठीक है ना, मेरे हिसाब से इसका आंसर, अब मैंने सॉल्व नहीं किया है तो तुम देख लो, ठीक है। तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है। अगला सवाल देखो, बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक कार 2,50,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यार, बहुत आसान सवाल है। बोल रहा कि 2,50,000 में खरीदता है और 30,000 खर्च करता है, मतलब टोटल उसका कितना पैसा खर्च हुआ खरीदने में। एक खर्च तो जो उसकी पेंटिंग वेंटिंग करवाई, पेंटिंग वेंटिंग जो टूटा फूटा था, तो 30,000 तो जुड़ेगा उसने खरीदने में। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2,50,000 और 30,000 हो जाएगा 2,80,000। 2,80,000 ये हमारा क्या हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य। फिर बोला यदि वो कार को 3,50,000 में बेचता है, यानी एसपी कितना हो गया 3,50,000, एसपी हो गया। तो बोला लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी घटाते हैं और बटा के सीपी, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3,50,000 से 2,80,000 घटाओगे तो 70,000 आ जाएगा, 70,000 बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो। तो 2,80,000, यहाँ पर गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। बस काट पीट दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर 3 4 जीरो और नीचे भी 4 जीरो है, एक खत्म हो गया जीरो से जीरो। ठीक, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 28, 7 कम 7, 7 चौक 28, तो हो गया एक, यहाँ कितना हो गया 4। यहाँ से आप 100, इस 4 को काट सकते हो 25 बार में, 25 चौको 100, तो 25% हमारा आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर हम, समझ में आ रहा है ना। तो बोला निम्नलिखित में कुछ निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटे 84% की एकल छूट के समतुल्य है। एकल छूट का मतलब कि इन दोनों छूट को बराबर करोगे तो वह 84% की छूट के बराबर आनी चाहिए। देखो कैसे लगाते हैं इसको, बताता था जल्दी। ऐसा सवाल दे, इसने दिया है पहला ऑप्शन, आपको सारे चेक करने होंगे, क्योंकि इसने ऑप्शन से ऑप्शन वाला सवाल दे रखा है कि हमको इनमें से चेक करना है कि वह 84% की छूट आनी चाहिए। जब हम इन छूटों को कैलकुलेट करें, यहाँ पर दो छूट दी गई है, मतलब एक छूट क्या है 30% की, एक 70% की। तो जब ये टोटल छूट उसका हम निकालेंगे तो 84% की आनी चाहिए। तो देखो पहला क्या है 30% और 70%, इसको पहले चेक करते हैं। तो हम पहले इसको लिखते हैं 100, ऐसे लिखते हैं 100 गुणे 30% का छूट, मतलब 30% का छूट मतलब 30% घटा दे रहे हैं, 30% छूट मतलब 70 हो जाएगा, 70/100। दूसरा क्या फिर गुणा का चिन्ह लगाए, दूसरा बोला 70% का छूट मतलब 30% बचा ना भाई, 70 छूट दिया 30 बचा तो 100। अब इसको काट पीट दो तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, यहाँ से एक जीरो खत्म, ऊपर क्या बचा 21, 70 की 21, तो हमारा 21 आया। लेकिन हमको छूट नहीं पता चल रही, ये तो हमारा पता चल रहा है कितना वैल्यू दे रहा है वो, कितना वैल्यू बचा। तो छूट कितनी होगी 100 में से इसको घटा देंगे जितना आता है, 100 में से 21 घटा देंगे, कितना हो छूट 79%। तो 79% की छूट आएगी इन दोनों छूट के बराबर, या एक छूट कितनी है 79% की। लेकिन हमको पूछा है 84% की छूट चाहिए, तो या तो ऑप्शन गलत हो गया। इसको चेक करते हैं 20% और 80%। तो 100 गुणे 20% की छूट मतलब 80/100, 80% की छूट मतलब 20/100, मतलब 100 में से 80 घटा दो। अब इसको खत्म, ये दो जीरो से यहाँ दो जीरो खत्म, तो कितना ऊपर बचा 8 दूनी 16, तो 16 हमारा आया। यदि 16 हमारी छूट थोड़ी है तो बचा हुआ है, तो छूट कितना होगा 100 में से 16 घटा देंगे तो 84%। यानी इन दोनों छूट के बराबर हमारी जो एकल छूट है वो 84% के बराबर है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बी वाला।
ठीक है ना, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे सवाल जब भी देगा तो आप अब लगा लोगे ना। अंतिम में निकालना मत भूलना कि 100 में से घटाना भी होता है, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। मैं भी मतलब भूल जाया करता था, ठीक है। ऐसे मिस्टेक होता है, ठीक है, याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि भाई एक निश्चित राशि को एक्स और वाई के बीच में क्या बोल रहा है, 4 रेशियो। पढ़ो इसको एक बार पहले तो। यार एक बार आप मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हो, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना सीखो। जब भी सवाल आपके सामने आए बिल्कुल ध्यान से आपको एक बार उसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्या वो बोलना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो एक निश्चित राशि को एक्स और वाई के बीच 4:3 के 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि वाई का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि बताना है, कुल। तो मतलब एक्स है, कोई व्यक्ति है, चाहे कोई भी एक्स है, वाई कैसे बांटा, इनका अनुपात क्या है, 4:3। बोल रहा है वाई का हिस्सा, जो वाई का हिस्सा है कितना है, वाई का हिस्सा कितना है, 3 वाला। एक्स का तो 4 वाला है, वाई का हिस्सा 3 वाला है। लेकिन यह तो अनुपात में 3 दिया है। अनुपात में कितना है, वाई का हिस्सा 3। और इसको कितना दे रखा है उसने, 2400। तो देखो यार, मैं इसको 4x+3x ऐसे मानकर तुमको बता सकता हूँ, लेकिन अनुपात वाला सवाल बहुत आसान होता है। तो 3 का हिस्सा इसने 2400 दे दिया। पूछा क्या है, दोनों का हिस्सा, मतलब कुल राशि, कुल राशि मतलब दोनों का। तो दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4+3। अनुपात के रूप में जोड़ देंगे तो 4+3 7 हो गया दोनों का हिस्सा। ठीक है ना, इसको याद रखना, 7 टोटल। लेकिन यहाँ पे को 3, जो हमारे 3 हमारी मान होता है वाई का, वो 2400 दे रखा है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 3 को इसमें भाग दे देंगे 3 से। अरे भाई, एक ही के नियम से निकालते हो ना कि 4 टॉफी के दाम 20 रुपया, तो एक टॉफी के दाम 4 से भाग दे देते हैं। तो वही बात है, तीन तीन का मान इतना है तो एक एक का मान कितना आ जाएगा, 3 से भाग दें तो 800 आएगा। पूछा कितना उसने, टोटल का यानी 7 का। तो 4+3 कितना आता है, 7। तो 7 का निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 7 में 800 का। कितना आ जाएगा, 5600। अब देख लो कौन सा आंसर है, 5600 दिया है कोई, सी वाला। ठीक है, ऐसे चुटकी में सवाल को उड़ाना है, एकदम मजा। ठीक है, मजा आ जाए। तो तुमको भरोसा आ रहा होगा ना, धीरे धीरे। देखो ये सवाल क्या है, बोल रहा है कि ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5 समझे, 4 समझे, 7 है, तो उनसे संबंधित निवेश का अनुपात क्या है। देखो यार, इसको मैं तुमको एक फार्मूला बताऊंगा इसके लिए। जो हमारा निवेश, बस इस फार्मूले को रखना है जब भी ऐसा साझेदारी वाला सवाल है। निवेश गुणे समय, ठीक है, निवेश गुणे समय बराबर लाभ। ठीक है, इसको याद रख लो बस। तो अब क्या बोलता है, उसने निवेश संबंधित अनुपात पूछा है ना। ठीक है भाई, निवेश पूछा है, अनुपात तो मैं मान ले रहा हूं कि पहले का जो ए बी सी अनुपात क्या है, ए बी सी। और ए बी, यार ए बी सी तो इसमें दिया है, ठीक है, मतलब ए बी सी आदमी का कोई मान है, नाम है, तो मैं छोटा ए बी सी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले का निवेश मान लो ₹1 है, जो भी है, वो 6 महीने के लिए करता है। तो 6 महीने के लिए मतलब 6 से इसे गुणा कर देंगे, A×6, फिर अनुपात लगा देंगे। दूसरा क्या बोलता है, 12 महीने, B×12। तीसरे का क्या बोल रहा है, 14, यानी C×14। और बराबर कितना लाभ आ रहा है, 5 समझे, 4 समझे, 7, 5, 4, 7। यही लाभ हमारा आ रहा है ना। तो बस ये जो हमारा A अनुपात 6 है और B अनुपात क्या, 12, C अनुपात 14 है ना। अब इस तुमको यहाँ से ए बी सी का मान निकाल देना है, कितना सिंपल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो A/6, देखो अनुपात, अरे अरे यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, 6A + 12B में है, इसको भाग समझता है। तो 14C बराबर कितना आ जाएगा, 5 समझे, 4 समझे, 7। अब आपको पता करना है कि कब इसका मान क्या हो जाएगा, ए का मान कब इसके अनुपात में बदलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि 6A जो है, इसको आप क्या करो ना, ए बराबर
देखो जो अनुपात जिसके संगत है, जैसे 6 वाला जो है 6A ये किसके संगत है, 5 के, 12B वाला 4 के, 14C 7 के, तो उसके बराबर कर दो बस। तो 6A बराबर 5। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये 12B वाला जो है 12B बराबर 4, और जो हमारा लास्ट वाला है 14C उसको यहाँ पे लिख दो नीचे, तो 14C बराबर 7। बस यहाँ से मान निकाल लो। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5/6। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई 4/12। सी बराबर कितना हो जाएगा, 7/14। अब बस तुम इनका मान निकाल लो, क्या हमारा अनुपात आ गया 5/6, और 4/12 को तुम काट पीट दो क्योंकि छोटा हो जाएगा, 4×3 = 12, और ये क्या होगा 7/14। तो जब भी ऐसे कभी भिन्न 7/14 मतलब 1/2 हो जाएगा, इसको और छोटा कर दो। तो जब भी ऐसे कभी भिन्न में अनुपात आ जाए तो वो क्या करना होता है, नीचे वाला का एलसीएम लेके आप ले सकते हो। 6 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, एलसीएम 6 हो जाएगा, और ऊपर नीचे यहाँ इसमें ऐसे गुणा कर देते हैं 6 में, है ना। इसी तरह भिन्न का अनुपात बनाते हैं ना, तो इनका एलसीएम ले लो 6 हो जाएगा, 6 का ऐसा गुणा कर दोगे तो ये 6 कट जाएगा, 5 बचेगा, फिर अनुपात लगा देंगे क्योंकि ए बी सी का निकाल रहे हैं। फिर इसमें 3 के ऊपर 6 गुणा कर देंगे, तो ये 3 दूनी 6, 2 कम 2 कट गया। फिर क्या हो गया, यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, तो अनुपात कितना आ गया 5:2:3। तो हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बात समझ ना, ये फार्मूला हमारा मेन है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको जो अलग अलग आया उसको बराबर कर देना है, ऐसे भिन्न में आएगा। फिर भिन्न में अनुपात को बदलने के लिए नीचे का एलसीएम लेते हैं हर का, और ऊपर से गुणा कर देते हैं, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले को याद रखना, निवेश गुणे समय बराबर लाभ। अब अगला सवाल हमारा क्या है, किसी ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। मतलब बोल रहा है कि सब अलग अलग कर रहे हैं तो उनका टाइम जो लग रहा है वो दिया है, तो हमें बताना कि जब वो मिलकर करेंगे तो कितना है। ए वाला कितने दिन में करेगा 12, बी वाला 15, सी वाला 9 दिन में। तो बोल रहा है जब ए प्लस बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर करेंगे तब कितना दिन में हो जाएगा। तो यार देखो इसको ऐसे लगाते हैं, एक नियम तो यह है कि जितना दिया है 12 दिन में, तो इसको उल्टा कर दो, 1/12। दूसरा कितना दिया 15 दिन में, 1/15। तीसरा कितना दिया है 1/9, ठीक है ना। ऐसे इनका कर दो, ऐसे सॉल्व करके फिर जो आएगा उसको उलट देना। तो इसका एलसीएम लोग कितना हो जाएगा, 180 एलसीएम आएगा इसका, देखना ये हो जाएगा 12×15, 15 का भाग दो 12 बार, 12 का गुणा करो वही सेम आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 9 का इसमें गुणा करो 20। तो अब सॉल्व कर लो, कितना आ गया 15 बार 27 20 47, 47/180 आ गया ना। अब बस तुमको इसको उल्टा कर देना है, मतलब 180/47 कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसने सही बटा में दे दिया तो सही बटा में कन्वर्ट कर लो। आई थिंक ये आ जाएगा 47 या 141, 141 39, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा डी वाला, 3 सही तो 39/47। ये एक नियम यह है कि जब भी ऐसे कभी आपको 2 आदमी ऐसे एक साथ करे, 3 आदमी करे, तो सबको 1 बटा करके ऐसे सॉल्व कर लेना है, जो लास्ट में आएगा उसको उलट देना है। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे ऐसे करते हैं ना इनका, कि इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम 180 आता है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम 180 आ गया, मतलब टोटल काम 180 हो गया, इसको ऐसे मानते हैं हमें। टोटल काम कितना हो गया 180, और जो 12 वाला काम है ये 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम 180 है, तो एक दिन में कितना करेगा, 180 में 12 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15। उस प्रकार इसको भाग देंगे तो बी वाला कितना आ जाएगा 12, ठीक। इसी प्रकार सी वाला कितना कर देगा, 9 से भाग दे देंगे भाई, और 9 दिन में कर रहा है 180 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये मतलब एक दिन का काम निकल रहा है, तो ये 20 काम करेगा। तो अब देखो एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम 12 15 16, तो तीनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे 15 12 47, 15 20 12 47, 47 आ गया, मतलब तीनों एक दिन में इतना काम करेंगे। और टोटल काम कितना है 180, भाई तीनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं और टोटल काम 180 है, तो तीनों मिलकर काम कितना दिन में खत्म कर लेंगे, 47 से भाग दे देंगे, 180/47, वही यहाँ पे चीज आया था कि नहीं। तो इस प्रकार हमारा यह सवाल लग जाता है।
आगे बात समझ ना। चलो अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, बोल रहा है एक दुकानदार 13.56 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 18.15 प्रति किलोग्राम गेहूं की 20 किलो मात्रा के साथ मिक्स करता है, मिलाता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रित गेहूं को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, निकटतम रुपए में बताइए। अरे यार देखो, ये पहले तो वैल्यू इसने दशमलव में दे रखी है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना कमाल है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले उसने टोटल खरीदा कितने, 30 किलो खरीदा है इस रेट से, यानी 30 किलो गुड़े, कितना रेट है उसका, 13.56 प्रति किलो, मतलब प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो का दाम 13.56 रुपया है। ठीक है, प्लस 20 किलो, 20 किलो किस दाम से खरीदा है, 20 किलो खरीदा है उसने दूसरे रेट से। ठीक है, दो प्रकार का मतलब दो रूप से उसने गेहूं खरीदा है। 18.15 इस रेट से खरीदा है 20 किलो, 30 किलो इस रेट से। तो टोटल उसने कितना पैसा खर्च किया, तो उसको जब आप अब इसको यार देखो कैलकुलेट करो भाई कितना आएगा यार। तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 पच्चे 15, 1 16, 13 43 40। तो ये हमारा हो जाएगा 406.8 प्लस, यार मैं गुणा कर रहा हूँ बस, इसको गुणा करो 18 15 36 30, यानी 363.0। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया, लास्ट में 0.8, अच्छा 3 9, 0 6 4 3 7। तो इतना रुपया उसने क्या किया, खरीदा है केवल। पूछा 30% लाभ कमाने के लिए गेहूं को किस रुपए बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, और हमको विक्रय मूल्य, और हमारे पास टोटल गेहूं कितना किलो हो गया, यहाँ पे 30 किलो, यहाँ पे 20 किलो, टोटल कितना किलो है, 50 किलो। इस बात को याद रखना। तो हमको ये हमारा क्या है, ये विक्रय क्रय मूल्य आ गया ना, इतना हम खरीद रहा है, सीपी है, तो एसपी 30% लाभ है, 30% लाभ। तो पहले एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जो दिया है इसकी। तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है, 769.8 गुड़े 30% लाभ, मतलब 130/100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो यहां से निकालो जो भी हमारा यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस, वो पूरे गेहूं का आ रहा है। तो उसे हमने पूछा है कि प्रति किलोग्राम बताना है, मतलब ये जो 50 किलो दिया है, तो 50 से हमको भाग देना है, क्योंकि जो दाम आएगा वो 50 किलो का आएगा। तो हमको 1 किलो का बताना है, तो 50 से भाग दे देना है बस। आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक आप फिर दिया आएगा तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, सॉल्व करना आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो आएगा उसमें 50 से लास्ट में भाग देना है। समझ में आया क्यों देना है ना। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर जो भी है, बोल रहा है कि 2000 की राशि पर 8.25 वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो भी लंपट दिया है इसको देखते हैं क्या लंपट दिया है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। उसने बोला 2000 रुपये की राशि है, मतलब मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन कितना दिया है, 2000। ठीक है, तो पता चल गया 2000 के मूलधन है। आगे बोल रहा है 8.25% वार्षिक दर, मतलब दर जो है वो 8.25% वार्षिक है। वार्षिक मतलब हर साल पे लगती है, एक साल बीतने पर। दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि, मतलब कितना समय, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल तक कितना साधारण ब्याज होगा। तो यार देखो, दिन हमको समय नहीं दिया है, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 फरवरी से 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक कितना दिन होगा, 7 फरवरी, 7 फरवरी और 20 अप्रैल। ये 2022 है, ये भी 2022 है। तो 7 फरवरी से 2022, 2022 में फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी, है ना, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, 4 से ये भाग पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो लीप वर्ष नहीं, तो फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की। ये तो सब न्याय ना। ठीक है, 29 दिन की 28 दिन की होगी, 28 दिन की होगी ना यार, मैं 29 कर रहा हूँ, 28 दिन की होगी। तो 7 फरवरी को 7 फरवरी वार्षिक दर से 7 फरवरी से 20 अप्रैल। तो 7 फरवरी से हमारा जो अगर वो करेगा
तो कितना दिन हो जाएगा? 7 फरवरी से 28 फरवरी तक दिन कितना हो जाएगा? 22 दिन। मतलब फरवरी महीने में कितना दिन हो गया? 22 दिन। 7 फरवरी से 22 फरवरी लेकर, क्योंकि 28 में 7 घटाओगे 21 बचेगा, और ये जो फरवरी का दिन होता है वो खुद, तो 22 दिन फरवरी का। फरवरी मार्च, मार्च में 31 दिन, प्लस अप्रैल में कितना दिन? 20 तारीख तक। तो 1 से 20 तक पूरा जोड़ देंगे। जोड़ दो, इसको कितना आ रहा है? 2 1 3, 3 2 3 5 2 7, तो 73 दिन। 73 दिन के लिए। लेकिन हमको जो दर दिया है वो वार्षिक दिया है, तो इसको हम साल में बदल लेंगे, 365 में भाग दे देंगे। तो ये देखो 73 से कट जाएगा, 73 कम 73, 73 पचे 365, तो यानी 1/5 साल आ गया। तो हमारे पास समय भी आ गई। समय क्या आ गई? 1/5 वर्ष। ठीक है, तो समय 1/5 वर्ष आ गई। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही होता है ना। मूलधन यानी P गुणे R गुणे T अपन 100। ठीक है ना, बस ये इसी पे रखते हैं सवाल को। तो मूलधन हमारा 2000 है, गुणे दर कितना है 8.25, गुणे समय कितना है 1/5 साल। ये समझ में आया ना क्यों मैं साल में क्यों बदला हूँ? क्योंकि यहाँ पे दर इसने साल में दी रखी वार्षिक। अब बटा के 100, अब काट दो, यहाँ पे 2 जीरो से कट गया, यहाँ पे बचा 20, गुणे 8.25, गुणे 1/5। यहाँ से 5 यहाँ कट जाएगा, 5 को 20, तो 4 गुणे 8.25 क्या हो जाएगा? 33। गुणा करोगे 33 रुपया। तो आंसर 33 दिया है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। आई बात समझ में ना? तो थोड़ा लेंदी सवाल था, पर कोई बात नहीं, आसान था। अब हमारा सवाल क्या है? सवाल बोल रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित किया गया ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतना है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन को बताना है। मूलधन, मूलधन को पी से दर्शाते हैं, तो पी निकालना है, पी। तो क्या करा है? ब्याज दिया है, ब्याज दिया भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम किसे दर्शाते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI। कितना दिया है? ₹2761। फिर क्या बोला? चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया है, दर भाई, आर मतलब रेट, दर 10%। वार्षिक है, ठीक है, वार्षिक है, कोई बात नहीं, वार्षिक। यहाँ पे देखो एक बात ऊपर ही बोल दिया है कि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान, मतलब समय कितना दिया? टाइम T बराबर 2 साल। तो दर तो पता चल गया, बोल रहा है ब्याज की गणना की जाती है तो धनराशि ज्ञात की। तो हमको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन को ए से दर्शा रहे हैं, मिश्र धन की जगह ए लिख रहे हैं। ए बराबर मूलधन, पी को मूलधन, ए बराबर पी प्लस कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 के पावर n, ऐसे लिखते हैं, है ना। n यहाँ पे टी लिखते हैं, समय। समझ में आया? मतलब मिश्र धन बराबर यहाँ पर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 के पावर टी, ये हमारा होता है। इसको हम निकालते हैं ऐसे। लेकिन मैं तुमको एक बता रहा हूँ बढ़िया उपाय, ठीक है। ये मिश्र धन आता है, लेकिन मिश्र धन आएगा तो उसको मूलधन में से घटा, मूलधन उसमें से घटाएंगे तब जाकर ब्याज आता है। तो मिश्र धन पहले निकाल ले रहे हैं, तो हमारा पी हो गया। पी तुमको पता नहीं है हमारा, ये क्या है? मिश्र धन, ये भी नहीं पता है, ठीक है, निकाल लेते पहले। 1 प्लस R की जगह कितना है? 10 बटा 100। समय कितना है? 2 साल। तो निकालो। ये जो दिया है भाई ब्याज है, ये मूलधन नहीं दिया ना, तो मिश्र धन दिया है। तो साल ऊपर पी, ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 10, तो 110, और उसके घाते 2 दिया है, तो 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100, 2 बार, क्योंकि घाते 2 है। इसको साल पहले कर लो, ये खत्म हो गया, 2 जीरो जीरो, तो ऊपर क्या बचा? 121, यहाँ पे पी है, गुणे 121 बटा 100, 100 तो खत्म हो गया ना। और इधर क्या बचा है? ए बराबर पी गुणे 121 बटा 100। समझ में आया ना? और जो हमारा मिश्र धन है वह इतना आ गया, लेकिन हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो मिश्र धन में से घटा देंगे, यानी 121, इसको लिख सकते हैं ना, 121 बटा पी अपन 100 माइनस, ये हमारा पूरा मिश्र धन है इतना। इसमें से मूलधन, मूलधन कितना है?
पी घटा देंगे तो कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, वो कितना है 2761। बस अब यहाँ से तुमको पी का मान निकाल लेना सॉल्व करके, तो निकालो। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 121 पी में से यहाँ से जाएगा तो हमारा बचेगा 21 पी, और यहाँ 100 जाकर इधर गुणा हो जाता है 2761, ऐसे डबल जीरो पीछे। अब इसको पी से यहाँ निकालोगे तो 21 यानी से भाग हो जाएगा 2761 बटा 100 बटा के 21। अब भाग देखो देखो 21 कितनी बार जा रही है, कितनी बार ये भाग जा रही है भाई, 121, इतना ही तो आएगा 121 बटा 100, 121 बटे 100 जाएगा 21 पे यहाँ से भाग दो तो 21 कम 21 6, 21 क्या यार, एक वाला ऑप्शन तो कहीं दिया भी नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 21 कम 21 6, 21 63 6 13,000, ऐसा कुछ आ रहा है, ऑप्शन कुछ है ही नहीं। तो यार कहीं तो कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया है ना, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुई है, इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, इस सवाल को आप लगा लेना, फार्मूला मैंने बता दिया, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि यार अभी हम इसको ढूंढने लगेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। फार्मूला मैंने बता दिया है, बस आपको सॉल्व करना है बस, ठीक है ना। तो बढ़ते अगले सवाल पर अपने, अभी हमारे पास बहुत सवाल है। देखो ऐसे ही आपके साथ होगा कि आपका कोई सवाल ऐसे कैलकुलेशन में फंस जाएगा, तो हमें करना क्या है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, उसको बाद में देखेंगे जब टाइम मिलेगा। तो एक ही सवाल पे अड़े नहीं जाना है। बोल रहा है वरुण की वर्तमान आयु, और अरुण की यार वरुण अरुण अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा के आयु की 1/3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का एक फल 86 साल है, 86 वर्ष हो जाएगा, तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, अरुण की वर्तमान आयु चाचा की आयु की 1/3 है, मतलब अगर यह वरुण है, क्या है अरुण, यह उसके चाचा है, ठीक है, तो अरुण की जो आयु है उसके चाचा की 1/3 है, मतलब कि चाचा की अगर 3 है तो इसकी कितनी है, 1 है, यही मतलब ना। आई बात समझ में, अगर मैं वरुण की एक्स लूं तो चाचा कितनी हो जाएगी 3x, समझ में आई। या तो ऐसे नहीं लेना चाह रहे हो, उसके भाषा में लिखना चाह रहे हो, तो चाचा की मान लो एक्स है, और चाचा की, तो अरुण की आयु चाचा की 1/3 है, तो अरुण की कितनी हो जाएगी, x/3 हो जाएगी। बस 5 वर्ष बाद, देखो मैं जैसे तुमको समझाने की कोशिश की, बोल रहा है 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल इसको जोड़ दो, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल, मतलब इन दोनों की आयु का योगफल मतलब 5 साल, तो 5 साल बाद इसकी आयु, इसमें 5 साल जुड़ेगा, इसमें भी 5 साल जुड़ेगा। अब इनको जोड़ना है, मतलब उनकी आयु का योगफल मतलब योगफल में जोड़ना है, कितना हो जाता है 86 साल। तो अरुण की आयु बताइए, अरुण की आयु कितनी थी शुरू में, 1/3 थी, इस बात को याद रखना। बस सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 5 प्लस x प्लस 5 बराबर 86, तो ये 5 5 तो 10 हो जाएगा, और x/3 और x कितना हो जाएगा 4x/3, और ये प्लस 10/86, तो x/3 और 10 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, घट जाएगा, 86 में 10 घटेगा 76, और यहाँ पे कितना बता 4x/3 बराबर 76, ठीक है। और ये अगर x का मान निकालेंगे तो 3 का इसमें गुणा और 4 का भाग, तो 76 गुणे 3/4, इतना तो जानते हो यार ना, ये 3 का इसमें गुणा हो जाता है, और जो 4 यहाँ पे गुणा भाग में आ जाता है, तो जब गुणा भाग करेंगे तो 4 से 19 बार में कट जाएगा, या 19 या 57, ये 4 से 19 बार में कट जाएगा, 19 चौक 76 होता है, और 19 का 3 में गुणा होगा 57, तो x का मान कितना आ गया 57। लेकिन हमसे x का मान नहीं पूछा है, x किसकी आयु थी, चाचा की आयु थी, लेकिन हमको अरुण की पूछा है, तो अरुण की कितनी थी 1/3 थी, मतलब 57/3 करना होगा, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा ए। इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्या है भाई, आगे वाला बोला एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु इतनी है, यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 है तो माता की आयु बताइए। देखो ऐसे सवाल आते हैं बहुत, है ना। एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों, मतलब
पिता है, माता है, 2 बच्चे हैं, तो टोटल कितने लोग हुए? 4 लोग की औसत आयु 26 है। तो 4 लोग की जो हमारे 4 लोग हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 26 साल। तो तो टोटल आयु कैसे निकालते हैं? अगर कोई टोटल 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 आयु, ये तो औसत वाली दिया है, तो जब टोटल आयु पूछे ना, तो जितनी संख्या होती है उसमें औसत से गुणा कर देते हैं, यानी 4 गुणे 26 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 104। तो हमारा टोटल आयु होगा, सबकी आयु मिलाकर 104 साल है। यदि माता पिता, अरे पिता और बच्चों की आयु का योग 62 है, मतलब यह बोल रहा है कि पिता और बच्चों की आयु, मतलब एक पिता और 2 बच्चों, उनकी आयु टोटल मिलाकर कितना योग है? 62 साल। ठीक। तो माता की, मतलब बच तो माता गई, तो यह तुम्हें पता है टोटल जो सबका मिलाकर वो 104 है, और इसमें 3 का दे रखा है, 3 मतलब पिता है इसमें और 2 बच्चे, और पूछ रहा है कि माता का। तो क्या करेंगे? टोटल में से इसमें क्या कर देंगे? 104 में से 62 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? घटाओ, 4 में 2 जाएगा 2, 10 में 6 जाएगा 4, तो 42 साल बी वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी 30 मील प्रति घंटे की औसत चाल से 2.5 घंटे चलती है, और फिर 60 मील प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे चलती है। एक से एक बड़ा 2 मतलब 1.5 घंटे। रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया कुल दूरी, ए भाई दूरी का फार्मूला हमको पता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये तो तुमको पता है ना, चाल गुणे समय दूरी बराबर। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी पहले स्पीड, कुछ स्पीड, मतलब कुछ समय के लिए वो इतनी स्पीड से चलती है, 30 में से, तो उतना समय के लिए चलती है, फिर इस स्पीड से इतने समय के लिए चलती है, तो टोटल दूरी क्या कर देंगे? एक बार इसकी दूरी निकाल कर एक बार इसकी दूरी जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 30 गुणे, और 2 गुणे सहित 1/2 में 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 प्लस 60 मील प्रति घंटा से कितना चलती है? 1.5 घंटा, तो 2 एकम 2 और 2 एक 3, तो यहाँ किसका गुणा हुआ? 3/2 गुणे 3/2, और यहाँ पर 5 है। सॉल्व कर लो इसको, ये 2 से यहाँ कट जाएगा 15, 15 5 75, प्लस यहाँ से 2 कट जाएगा 30, 30 या 90, जोड़ोगे तो आ जाएगा 165, डी वाला आंसर। तो हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा। तो उतना दूरी तय करेगी। अब हमारा अगला सवाल है, आप बताओ इसका कितना आंसर होगा। बोल रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में कुल 10 घंटे का समय लेती है। साथ ही यह धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाने में कुल 13 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल बताओ। मतलब हमें अगर मैं बताऊं आपको, धारा की चाल में बताना है, क्या किसकी चाल बताना है? धारा की चाल। तो आपको पता ही होगा, इसका मैं थोड़ा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी लंबा कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें पता है धारा की चाल कैसे निकालते हैं। धारा की चाल मतलब जो भाई नदी है उसकी चाल। अगर हम धारा की, बोल रहा है नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में कितनी जा रही है? 44। तो हमको पता है जब कोई चीज धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या होगी? नाव की स्पीड घट जाएगी। इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं धारा की चाल क्या है? एक्स है। मान लेते हैं धारा की चाल क्या है? एक्स है। ठीक। बोल रहा है कि और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, तो धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जा रही, तो मैं मान लेता हूँ चाल बराबर क्या, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा के चाल। ये तुमको पता है ना, समय बराबर दूरी बटा के चाल। बोल रहा है कि यदि 30 किलोमीटर धारा की 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेता है, साथ ही धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, धारा की दिशा में 45 में। इसने 2 कंडीशन दे रखी है, उसी से हमको सवाल को लगाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 30 जो जा रही है, 30 किलोमीटर जा रही है, वो डिस्टेंस किस में है? डाउन स्ट्रीम। डाउन और अप स्ट्रीम, विपरीत मतलब उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। फिर क्या बोला? 44 किलोमीटर जा रही है, वह धारा की दिशा में माने डाउन स्ट्रीम, यानी अनुकूल दिशा में, सेम दिशा में, दिशा में नदी बह रही है, वो इतना 44 किलोमीटर जा रही है, और टोटल समय कितना लेती है? 10 घंटे लेती है, 10 आवर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि 40 किलोमीटर जाती है
अप स्ट्रीम में यानी विपरीत में, फिर क्या 55 किलोमीटर दिशा में, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में, डाउन कितना समय लेती है टोटल 13 घंटा। तुम्हें बताना है धारा की चाल, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको देखो, एक तो तरीका यह है कि सॉल्व करने का, मैं थोड़ा सा इसको लंबा यहाँ पे बताता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना ही होगा। कि मैं मान लेता हूँ कि धारा की चाल x है और नाव की चाल है जो, अरे छोड़ो, मैं मान ले रहा हूँ कि जो हमारा नाव की चाल है वो x है। नाव की चाल क्या है, x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आप क्या करो, जब धारा की दिशा में बहेगी तो हमारा नाव की चाल कितनी हो जाएगी, ये जो नाव की चाल है हमारी सब होगी स्थिर जल में, मतलब जब पानी धारा बह नहीं रही, पानी स्थिर है, ठीक है, इस बात को आप मानकर चलना। तो जब विपरीत दिशा में जाएगी तो नाव की चाल क्या होगी, घट जाएगी, यानी x माइनस वाई हो जाएगी। तो समय कितना लगेगा 30, अब विपरीत दिशा में जा रही तो 30 x माइनस वाई, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही तो नाव की चाल क्या होगी, धारा धारा की चाल उसमें से घट जाएगी, प्लस फिर 44 किलोमीटर जा रही है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, धारा की दिशा में मतलब कि नाव की चाल बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमने जोड़ दिया है। और समय कितना ले रहा है टोटल 10 घंटा। ये देख रहे हो ना, ऊपर दूरी है नीचे चाल है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, पहले ही मैंने बताया था। तो एक समीकरण ये बन गया। दूसरा दूसरा हमारा बन जाएगा, इसमें यही पे रखो 40 बटा के एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटा के एक्स प्लस वाई बराबर 13 घंटा। तो हमारा समीकरण 2 बन गया। अब इसको तुमको सॉल्व कर लेना है, एक्स और वाई का मान निकाल लेना है, लेकिन हमसे पूछा है वाई का मान, तो ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, देखते हैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है तो उसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि एक जो हम फार्मूला होता है एक्स बराबर डी माइनस ई अपन टू, मतलब जब कभी धारा की चाल निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, और y बराबर डी प्लस ई अपन टू होता है, ठीक है। ये हम दो फार्मूला पता होता है, अगर आपने पढ़ा होगा इसको पहले से तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में रखते हैं, हाँ। लेकिन मेन मुद्दा तो यह बात फंस यहाँ पे आके बात फंस रही कि उन्हें चाल ही नहीं दिया है भाई, हमें उसने दूरी दे रखी है और कुछ सेम नहीं रखा है ना। तो हमें पूरा सॉल्व करना होगा, इस बात को आप याद रखो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ रखने वाला काम नहीं बन रहा है हमारा। देखो ये तो आप सॉल्व कर लो तो आपका पक्का आंसर आ जाएगा, अगर आपको इतना हिम्मत है कि मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास 2 समीकरण बनना है, दोनों का हमारा आंसर आएगा। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कोई 60 इसका तरीका हो, तो x बराबर डी माइनस यू, तो हमारा जो हो जाएगा वह, तो देखो यार मैं ये जो सवाल है इसको सॉल्व करके ही लगेगा पूरी इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब काफी टाइम लेंदी लगेगा, काफी टाइम ले ये सवाल ले लेगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद से इसको सॉल्व करो और एक्स और वाई का मान बताओ, लेकिन आंसर हमको पूछा धारा की चाल, तो जो वाई की वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा आंसर होगा। एक्स तो हमारी स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगी, तो एक्स का मान जो आएगा वो आंसर नहीं होगा, वाई का जो मान आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो इस सवाल में देखो इसमें कुछ भी सेम नहीं दे रखा है ना, तो कुछ हमको ट्रिक मिल रही है, तो हमको पूरा इसको सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। तो ये समझो काफी लेंथी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। ये आपसे टाइम लेना चाह रहा है, तो जो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे सॉल्व करो कि इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, और ये इससे कट जाएगा नीचे कट जाएगा, फिर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। बस मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना काफी टाइम लगेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसका आधार इतना है और ऊंचाई इतना है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, मान लो कोई त्रिभुज में, थोड़ा ये आपको देखने में लगेगा कि इक्विलेटरल है, लेकिन इक्विलेटरल नहीं, कोई त्रिभुज ले लो, जैसे
इतना बड़ा त्रिभुज ले लो या कोई त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल नहीं है, अगर इसने इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई मतलब क्या, इसकी बात कर रहा है, इसकी जो हाइट है, तो जब इसको एच से डिनोट कर दे, और जो हमारा ये क्या होता है, इसको मैं ए भी ले लूं, ये सी है, इसको यहाँ पे डी मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ से इसकी एक शीर्ष से इस जो हमारी ए बी लाइन है, इसको आधार बोलते हैं। तो ऊपर से अगर किसी दूसरे शीर्ष से इस पे ऐसे डायरेक्ट लंबवत खींची गई रेखा को ऊंचाई बोलते हैं। तो जब ऊंचाई का मान दिया हो और आधार का मान दिया हो, तो हमेशा याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। अब इसी फार्मूले पर रखो, आपका आंसर आ जाएगा कि जब भी ऐसे आधार हो और ऊंचाई का मान दिया, ऊंचाई मतलब क्या, ऊपर से इस जो हमारा शीर्ष है सी वाला, इससे आधार पे जो हमारी लंबवत रेखा डाली जाती है उसे ऊंचाई बोलते हैं। तो इनका मान जब भी दिया हो तो 1/2 के गुणे आधार गुणे ऊंचाई हम फार्मूले पर रखेंगे और हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की जो आधार क्या है 126.4 गुणे ऊंचाई का मान 54.8। सॉल्व करो इसको, तो अब इसको सॉल्व कर लेना यार, जो भी आएगा, ठीक है, देख लेना, सॉल्व कर लो। अब मैं सॉल्व करने तो नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं सॉल्व करने के थोड़ा सा इसके मूड में होता तो हमारा आ जाता 12×5 = 60 और 2, तो यानी हमारा लपेट में आएगा ऐसा कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा पक्का, क्योंकि ये 12×5 = 60 आ रहा है ना यहाँ पे, 12×5 = 60, तो 6000 और इसका आधा भी करना है तो 3000। तो या तो ये हो सकता है ए वाला या तो बी वाला हो सकता है, लेकिन ए वाले तो पक्का नहीं होंगे, इतने बड़े ये तो नहीं होंगे, है ना। तो हमको इन्हीं को सॉल्व करना है जो इसमें से आ जाए आपका। और एक बार और अब और कुछ हिंट नहीं मिल रही है, या तो ए होगा या तो बी, अब इसको कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा। अब ये हम अपना अगला सवाल देखते हैं, उसको सॉल्व कर लेना आप लोग। बोल रहा है 1+3+5+7+... 21 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल जब भी आए कि इनके बीच में गैप ऐसे बार बार सेम हो, देखो यहाँ पर गैप कितना है, बार बार सेम आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसा सवाल को बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें क्या, जो हमारा एक पहला वाला पद होता है ए, इसको ए से दर्शाते हैं, पहला पद को ए लिखते हैं एक, और इसमें गैप होता है कि दो दो का गैप है, बार बार सेम, गैप जब भी सेम होगा तब ये फार्मूला लगाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। इस श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो जो हमारा गैप है उसको दर्शाते हैं डी से, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं 2। और आपसे पूछेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसको प्लस प्लस कर रखा है, मतलब जोड़ना है इसका मान, तो इसका फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है, या तो होता है n/2 a प्लस l, है ना। और हमको इसको निकालना है कि इसमें टोटल कितने टर्म से, पहले n मतलब होता है कितने नंबर से टोटल, मतलब 1 से लगाकर 21 तक कितनी संख्या होंगी। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसे गैप सेम हो तो जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, यानी इसको यल से लिख दे, यल बराबर 21। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करो कि जो लास्ट वाला है उसको, उसमें से पहला वाला घटा दो, यानी 21 में से ए वाला, पहला वाला क्या है 1, तो 21 में से ए घटा दो, 21 में से 1 कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और जो गैप है, कितने का गैप है, बार बार 2 का गैप, तो उसे 2 से भाग दे दो, 2, और लास्ट में जितना आएगा कितना आएगा, भाग दोगे तो 10 आएगा, इसमें जोड़ दो 1, लास्ट में 1 जोड़ना है तो हमारा 11 आ जाएगा। अभी कैसे हो रहा है, यह एक फार्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तुमको मैंने बता दिया कि ए एन मतलब जो भी टर्म निकालना है, तो ए एन कितना है, इस केस में ए एन 21 है, तो इसे इसमें रख लो, और ए का मान 1, यानी पहला पद 1 है, प्लस n-1, एन का मान तो निकालना है कि कितने टोटल है इसमें, -1, डी का मान मतलब कितने बार बार गैप हो रहा है, 2 का गैप है, तो गुणे 2 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लो, 21 में से जाएगा 20, n-1 गुणे 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, n-1 यहाँ पर होता है, तो भाग देखो तो 10 आता है, n-1 बराबर 10, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से एक जगह एक जुड़ेगा तो 11, तो नंबर का मान कितना आ गया, टोटल कितने टर्म 11, आई बात समझ में। तो इस फार्मूले में दो सबको जोड़ना है, तो जोड़ने का फार्मूला यह होता है n/2 a प्लस l, ए मतलब पहला पद, यल मतलब लास्ट वाला, तो लास्ट वाला 21 है,
तो एन की कितना है 11, 11/2, और एक एक को कितना दिया है, ए वाला पहला वाला कितना है 1, लास्ट वाला कितना है 21। इसको सॉल्व कर दो, 11/2 गुड़े 1 और 21 कितना होगा 22। यहाँ से 2 कट जाएगा 11 बार में, 11 गुड़े 11 कितना आता है 121 आता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि क्या है, एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें संख्या के बीच में गैप हमेशा सेम होता है, तो उसका जो हमारा फार्मूला होता है जोड़ने के लिए, या तो ये फार्मूला लगा दो कि n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। मैंने सब बता रखा है कि a n d क्या क्या है। ये जो पहला पद होता है, यल जो होता है लास्ट वाला कहते हैं, और डी बोलते हैं जो बार बार गैप है, मतलब 1 और 3 के बीच में कितना गैप है 2, 3 और 5 के बीच में कितना गैप है 2, 5 और 7 के बीच में कितना गैप है 2। वह गैप बार बार जब सेम होगा तभी यह फार्मूला लगेगा, चाहे माइनस में चाहे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल ये है, ये सवाल क्या बोल रहा है, यदि ए साइन क्यू बराबर बी कास क्यू, क्या बोल रहा है, ए साइन क्यू बराबर बी कास क्यू। ठीक है, आगे भी दे रखा है, और ए साइन की घाते 3q + बी कास क्यू बराबर साइन क्यू कास क्यू। मुझे पूछा है a² + b² का मान। देखो यार, पहले बात तो ये सवाल बहुत पुराना है, और इसका मान तुम अगर लगाना चाहो तो एक याद कर लो, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन इसका मैं आपको एक डायरेक्ट इसका ट्रिक बताता हूँ। इसका लंबे करने का तरीका भी दूसरा है, लेकिन मैं इसका आपको डायरेक्ट, तो मैं कह रहा था इसका एक मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। या तो आप करने जाओ तो इसको पूरा लंबे तरीके से करो कि ए साइन क्यू है और बी कास क्यू है, तो क्या करोगे आप तो यह करोगे कि भाई मैं कहता हूँ कि साइन क्यू और कास क्यू को इधर ले आता हूँ तो ये टेन क्यू हो जाएगा, और टेन क्यू बराबर बी बटा ए हो जाएगा। तो उससे हमारा टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान निकल जाएगा, आधार का मान तो उससे कर निकालेंगे। तो उस प्रकार हम साइन थीटा और कास थीटा ऐसे रखेंगे, बहुत लंबा जाएगा। हम इसको थोड़ा सा ट्रिक रखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको क्या खेल चल रहा है। अगर ये सोचो कि ये साइन क्यू है, ये बी कास क्यू है, अगर मैं ए की जगह कास क्यू रख दूं और बी की जगह साइन क्यू रख दूं तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बराबर अगर मैं कास क्यू ले लूं, कास क्यू, अब बी बराबर क्या लिखूं मैं, बी बराबर साइन क्यू। अब इसमें रखो, यहाँ पे देखो इस फार्मूले में जो दिया है ए साइन क्यू, तो ए की जगह मैंने क्या रखा है कास क्यू, तो ये हो जाएगा कास क्यू साइन क्यू, और बी की जगह रखना है साइन क्यू, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू कास क्यू। मतलब ठीक है, साइन क्यू पहले है या कास क्यू बाद में, तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे 5 में 3 का गुणा करो चाहे 3 में 5 का गुणा करो, बराबर बात है ना। तो इससे यह बात क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। और इसमें भी रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी समीकरण इसमें जब रखोगे तो। ये हमने सोचा है बस ऐसे ही, ये क्योंकि प्रैक्टिस से आता है ना। तो इसमें जब यहाँ आप रखोगे ना एक जगह कास क्यू और साइन क्यू, तो यहाँ से भी हमारा कास क्यू साइन क्यू हमेशा कॉमन आ जाएगा, तो यही हमारा लास्ट में बचेगा। तो इसी प्रकार a² + b² का मान पूछा है, तो बस तुम रख दो, ए की जगह कास क्यू बी की जगह साइन क्यू, तो मान रखो। तो हमारा ए की जगह कास क्यू का स्क्वायर प्लस बी की जगह साइन क्यू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू। कितना मान आता है भाई, अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर क्यू, जो ऐसे पूरा ब्रैकेट में लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू। मतलब एक तरह से समझो कि ये कास स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा है, एंगल की जगह कोण की जगह उसने क्यू ले रखा है, तो जब भी कोण सेम होगा तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, हमेशा एक आता है। तुम्हें त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा होता है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा होता है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन 3 को आप याद कर लेना, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक बिंदु के निर्देशांक जो -1, 9 और 1 ये बिंदु है को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से, मतलब इंटरनल बीच में 3:1 के रूप में विभाजित करते, मतलब उसको काटता है, तो निम्नलिखित वह बिंदु है। हमको बिंदु पूछा है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ क्या बोल रहा है सवाल। सवाल क्या बोल रहा है, देखो इधर, हाँ जैसे कोई लाइन है, ठीक है, मान लो ये लाइन क्या है, ये लाइन है, अरे यार शिट, ये हमारी कोई रेखा है,
रेखा को मैंने कितना देखा, देखो इधर, ये रेखा, रेखा को मत देखो, इधर देखो, जो इस पे दो बिंदु दिया है, बोल रहा है एक बिंदु जो -1 का मान न हो, एक रेखा खंड को जोड़ने वाले, अरे छोड़ो यार, इसने रेखा नहीं दिया, ठीक है, बस बिंदु दिया है। मान लो कि ये बिंदु है, क्या है, ये जो बिंदु है, मैं इसका नाम ए रख रहा हूँ, ये कितना है, -1 का मान न हो। फिर क्या बोला, एक बिंदु क्या है, 11,1 है, तो मान लो कोई बिंदु यहाँ पे बी, ये कितना है, 11,1, यहाँ पे इसको मैं रख दे रहा हूँ। बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड, मतलब इन बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड, तो ठीक है, मैं इनको जोड़ दे रहा हूँ भाई, ये समझो कि सीधी जा रही है, ठीक है ना। अरे यार, इसको तुम सीधा समझो भाई। तो इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात, देखो दो चीज होता है, एक होता है आंतरिक रूप से काटना, एक होता है बाह्य रूप से काटना। तो जब आंतरिक रूप से कोई चीज कटती है, मतलब बीच में वो बिंदु आता है, ये जो हमारे बिंदु दो दिए गए ना, तो इनको आंतरिक रूप से कहीं काटेगी। मतलब सोच लो कि यहाँ पे कहीं कोई बिंदु है जो काट रहा है, जैसे यहाँ पे, तो वह कितने किस अनुपात में काट रही है, मतलब 3:1 के अनुपात में। 3:1 का अनुपात करने का अर्थ है कि ये 3 का अनुपात यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 1 का, इसके रूप में काट रही है। तो मैं बताना है कि जो बिंदु है, इसको मान लो मैं सी बोल रहा हूं, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तुमको पता है निर्देशांक निकालने का, जब कोई आंतरिक रूप से काटेगा कोई बिंदु, आंतरिक रूप से, क्या चीज, आंतरिक रूप से, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसका आपने पढ़ा होगा। तो आंतरिक रूप से जब भी कोई चीज कटता है, तो मान लो M1 अनुपात M2 के रूप में काट रहा है ना, तो उसका निर्देशांक क्या होता है, जो यहाँ पे बिंदु होती है, मान लो ये बिंदु क्या है, x, y है, ठीक। अगर इन बिंदु को मान लो मैं x1 ले लूं, यहाँ पे y1 ले लूं, इसको ले लूं x2, y2, और जो बिंदु बीच में काट रहे हैं, इसका क्या है निर्देशांक, x, y। तो और किस अनुपात में काट रही है, M1 अनुपात M2। तो ये जो फार्मूला होता है, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है, x बराबर मतलब जो बीच में काट रहा है आंतरिक रूप से, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा के M1 प्लस M2। बस तुमको यहीं पे रखना है, हमारा मान आ जाएगा। x1 की जगह जो वैल्यू यहाँ पे ले रखी है, उसी को रखना है, x1 की जगह -1, y1 की जगह 1, 9, और जो बी x2 की जगह क्या है 11, y2 की जगह 1, और y का मान क्या हो जाता है इसी प्रकार, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा के M1 प्लस M2। बस तुमको इसमें रख देना, जब आंतरिक रूप से काटेगा, और जब ये बोल देगा बाह्य रूप से काटना है ना, तो जहाँ पे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, बस वहां पे माइनस आ जाएगा, बस जैसे यहाँ पे जो प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, नीचे भी माइनस आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है जब वो बाह्य रूप से बोले, मतलब बाहरी रूप से काटेगा तो, ठीक है ना। तो रखते हैं यहाँ पे मान, यार आंसर निकाल देते हैं। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर, थोड़ा यहाँ पे लेते हैं क्योंकि जगह नहीं, एक्स बराबर, M1 की जगह कितना दिया उसने, M1 समझे M2 यहाँ पे दिया 3:1, तो M1 का मान कितना होगा 3, ठीक है, 3 गुणे या डायरेक्ट करते हैं ना, M1 x2, तो 3, x2 का मान कितना है यहाँ पे 11, 3 गुणे 11 कितना होगा 33, प्लस M2 का मान 1, x1 का मान कितना है -1, तो 1 का गुणा -1 में होगा कितना आएगा -1, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे बटा के, M1 और M2 कितना होगा 3 1 4। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो 33 में 1 जाएगा, ये माइनस है ना, तो घट जाएगा, 33 में 1 जाएगा 32, 32 बटा के 4। तो जब इसको आप भाग दो कितना आएगा, 4 8 32, तो x का मान तो 8 आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट जो हमारा x अक्ष का मान है वो 8 आ गया। अब तुम ऑप्शन पहले देख लो कि x में कहीं 8 दिख रहा है, तो यहाँ पे तो 5 है, तो ये ऑप्शन गया। देखो x का मान वाला 5 है, ये भी गया, यहाँ पे 2 है, ये भी गया, यहाँ पे 13/2 ये भी गया। इसमें क्यों, एक ही ऑप्शन है जिसमें x एक्सिस का मान 8 है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा, आपको y वाला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, y वाला निकालोगे तो 3 आएगा, रखोगे यहाँ पे मान ना, M1 y2 प्लस M2 yn प्लस बटा के M1 प्लस M2, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना होता है, वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है पेपर में। बाकी अगर आप चाह रहे हो कि मैं आंसर निकालू तो निकाल लेना, कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा आपका, आराम से आ जाएगा
जो भी आना होगा। अब हमको बताना है कि दी गई आकृति में ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये एक सीधी रेखा है ए ओ बी। तो हमको पता है जो कुछ सीधी रेखा होता है उसमें कितना कोण बनता है सीधी रेखा में, 180 डिग्री का, ये याद रखना है। एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। बोल रहा है ए ओ सी बराबर 67 डिग्री। ए ओ सी मतलब इस कोण का मान कितना दिया 67। बोल रहा है बी ओ सी, बी ओ सी मतलब बी ओ सी, इसकी बात कर रहा है, मतलब इतना कोण की। बी ओ सी का समद्विभाजक ओडी है। ये जो ओडी हमारा है ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो कोण दिया था यहाँ तक ना, ये जो बीच वाली लाइन है आधा आधा कर दे रही है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, करने का मतलब है, ठीक है। आगे बोला है बी ओ डी का मान बताओ, मतलब बी ओ डी मतलब यहाँ से बी ओ डी, तो इसका मान बताना है। ठीक है भाई, बता देंगे। हमें पता है कि यह 67 डिग्री है, और तू चूंकि हमको पता है कि एक रेखा में कितना कोण बनता है, कितना बनता है भाई 180, तो यह 67 हो गया। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा इस पूरे का, 180 में से घटा दो तो हमारा आ जाएगा, 180 में से घटाएंगे 113 डिग्री आ जाएगा। 113 डिग्री हमारा इसका पूरा का मान है। और उसने बोल रखा है कि ये जो बीच वाली ओडी है इसको बराबर काट रही है, मतलब इस पूरे को आधा आधा कर देगी, और हमको इसका मान बताना है। और जितना ये होगा उतना ये होगा, तो आधा कर देंगे तो आधा इसमें चला जाएगा आधा इसमें, तो इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा आधा इसका। हाँ, इसका आधा हो जाएगा हमारा 56, 112.5, 56.5 डिग्री। कौन आंसर है डी वाला। ऐसे हम लगाएंगे सवाल को। आई बात समझ में, तो आसान सवाल था। बोल रहा है परीक्षणों मतलब कुछ संख्या दिया है, अब क्या है तो समझेंगे। बोल रहा है परीक्षणों 39, 49 डॉट 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 90 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं भाई, समांतर माध्य के लिए जितनी संख्या दी गई उसको जोड़ दो। अरे समांतर माध्य का मतलब होता है औसत, तो जितना दिया है सबको जोड़ दो, उसके बाद जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, तो सबको जोड़ो कितना आ जाएगा, जोड़ो इसको जल्दी। तो ये 9 9 9 18 सबको मैं जोड़ रहा हूँ, 9 9 18, 18 9 7, पहले कितने गिन लेते, पहले कितनी संख्या है 1 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 संख्या है, ये तो पता चल गया। सबको जोड़ो, 9 9 18 9 27, फिर 0 27 27 27 27 27 30, तो 30 आ गए, तो यानी हासिल बचा 3। फिर 3 4 3 7 7 5 12 6 18 7 25 8 33 9 42 9 42 9 51 51 9 60, हासिल 3 है, 60 3 63, तो 630 पूरा जोड़ के आ गया। तो मैंने बोला सबको जोड़ दो, उसके बाद जितनी टोटल संख्या उससे भाग दे दो, तो टोटल कितनी संख्या 9, तो इससे भाग दे कितना 9 7 63 70, 70 दिया ऑप्शन ए वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य बोले या औसत बोले या केवल माध्य बोले, आंसर सेम रहेगा। अब देखो यह सवाल क्या है, बोल रहा है दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा पूरे दिन वाले 24 घंटे में समय के उपयोग को दर्शाया गया है। मतलब कोई एक लड़का है जो अपना पूरा दिन जो 24 घंटा उसको मिला है वो कैसे उसको यूज करता है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो देखो सिंपल इसका रूल बताते हैं, पाई चार्ट वाला कोई भी सवाल आएगा तुम कर लोगे। तो जो मेरा ये पाई चार्ट वाला हमेशा ऐसे सर्कल में देगा, मतलब वृत्त में। तो जो पूरा कोड होता है वृत्त में ऐसे ऐसे कितने भी भाग बना दे, ऐसे 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 बना दे ऐसे, ठीक है। तो जो पूरा कोड होता है हमारा ना, ये 360 डिग्री का होता है, इस बात को याद रखना। ठीक, पहला बात, ये पूरा कितने डिग्री का कोड बनाता है 360, और जो पूरा परसेंटेज होता है ये 100% का होता है। दो बात क्लियर हो गई बस। अब आगे पढ़ते हैं जो भी सवाल। तो बोल रखा है कि देखो ये वाला जो रंग है, मतलब कौन सा रंग है, ब्लू टाइप है, वो स्कूल टाइम को दर्शा रहा है, मतलब 30% स्कूल। फिर ये वाला जो रंग है वो स्लीपिंग मतलब सोने को दर्शा रहा है। फिर जो पीला वाला है वो सेल्फ स्टडी को दर्शा रहा है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ये वाला जो रंग है यहाँ पे 8% जो है यह खेलने मतलब प्लेइंग को दर्शा रहा है। जो ये अदर्स, ये अदर्स को दर्शा रहा है, मतलब वो कुछ और कांड कर रहा होगा, ठीक है। अदर्स मतलब कुछ और। तो स्कूल टाइम में स्कूल में पढ़ाई के लिए इतना समय दिया, ठीक है मैं समझ गया जो बोल रहा है। आगे बोला है स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी तथा स्कूल में पढ़ाई के लिए प्रयुक्त घंटों की संख्याओं के बीच का लगभग अंतर बताइए। ठीक है भाई, हमारे पास टोटल 24 घंटा उसने दे रखा है।
24 घंटे का कितना बोला उसने, स्वाध्याय तथा स्कूल में पढ़ाई के प्रयुक्त घंटों। तो सेल्फ स्टडी मतलब स्वाध्याय, स्कूल में पढ़ाई मतलब स्कूल टाइम। तो स्कूल टाइम कितना है, 30%। ठीक है, 30% स्कूल टाइम। फिर क्या बोला, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी पीला वाला है ना, ये पीला वाला कितना है, 16%। 16%। तो 16%, इनके बीच में अंतर कितना होगा, अब अंतर देखोगे तो 30-16 में घटाओ कितना आ जाएगा अंतर, 14%। 14% अंतर हमारा आ गया। अब इसको बोला कि घंटे में अंतर बताना है, तो 14% है यार, लेकिन टोटल कितना, टोटल घंटा है, टोटल हमारा 24 घंटा है, 14% का निकाल लो, 24 घंटा कितना होगा, अरे 24 घंटे का 14% निकालो कितना होगा, आंसर निकालो। उसने लगभग में पूछा है, तो लगभग में यार तो 24 × 14 / 100 हो जाएगा ना, परसेंटेज मतलब 100 नीचे आता है। तो इसका गुणा करोगे तो 24 चौको 96, 24 कम 24, 24 333, 100 से भाग दे दो तो 1 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यानी 3.36। तो लगभग कितना आ गया, इसमें से कौन सा लगभग है, ये तो है नहीं 4.5, ये भी नहीं 4 घंटा, 2 घंटा तो है नहीं, 3.5, लगभग 3.5 घंटा। तो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यार हमने सारे सवाल कर लिए, देखो 25 सवाल सब खत्म। तो बस यही तक रहने देते हैं, क्योंकि हमने सारे सवाल किए हैं बढ़िया से समझकर। 1-2 सवाल ऐसे भी थे जिनके थोड़ा लेंदी, तो मैंने उनको स्किप कर दिया ताकि आप खुद से कैलकुलेशन करो। तो काफी लंबा लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं। हमने 25 सवाल देखे एकदम मस्त मस्त, उसके पीछे कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको भी मैंने समझाया है। तो बस यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को, और आपको बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और आगे वाली जितने वीडियो जाएंगी उसमें कोई अगर आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए, कोई ऐसा समस्या हो रही है किसी टॉपिक में, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।